जो लोग संविधान की प्रति लेकर घूम रहे थे उनकी चुप्पी पर मेरा यह सवाल है कि राहुल गांधी जी, नीतीश राणे के ये बयान को आप क्रिमिनल एक्टिविटी मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप बाबा रामगिरी के इस बयान को आपराधिक मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप एकनाथ शिंदे के ये बयान के कोई मेरे रहते हुए बाल बांका नहीं कर सकता है, इसको आपराधिक मानते हैं या नहीं मानते हैं? और कांग्रेस वहां विपक्ष में है तो कांग्रेस क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाई? ये एक सवाल मेरा हुआ। जरूरत पड़ी वो क्यों नहीं गई? अगर कांग्रेस उठा लेती, अगर कांग्रेस हंगामा कर देती, अगर कांग्रेस इस बात को सड़क पर लेकर आ जाती तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। क्या आप झूठे हो, आप मक्कार हो, धोखेबाज हो? आपने संविधान की शपथ लेकर धोखा दिया, संविधान हाथ में लेकर मुसलमानों को झूठ बोलकर तकरीर कर कर उसका वोट आपने हासिल किया और मुसलमानों को आपने सड़क पर मरने को मजबूर कर दिया। मुसलमानों की 20 करोड़ की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने को आपने मजबूर कर दिया। आपने हादी शहजाद को दर बदर करने पर मजबूर कर दिया और आपके तमाम नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है। इसलिए गुलाम सरवर नहीं, पूरे भारत का मुसलमान पूछता है राहुल गांधी जी और कांग्रेस के उन तमाम चमचे लीडरों से और मुसलमान लीडरों से और विशेषकर इमरान प्रतापगढ़ी से कि ये तमाशा चलने वाला नहीं है। ज्यादा बहुत हो गई शायरी आपकी, अब शायरी से काम नहीं चलेगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि संविधान मिट रहा था और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, निशाना बनाया जा रहा था और आप खामोश थे। संविधान ने कही नहीं कि भारत के हिंदू, भारत के मुसलमान, भारत के सिख, भारत के ईसाई, भारत के बौद्धिस्ट, भारत के जैनी, ये तो नहीं कहा संविधान ने। संविधान ने कहा हम भारत के लोग। राहुल गांधी जी, संविधान आपसे न बच पाएगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी को आपने गिरफ्तार कर लिया, मौलाना उमर गौतम को आपने गिरफ्तार कर लिया, सबको जेल भेज दिया, सजा भी तय कर दिया आपने। तो फिर मौलाना में और पंडित में अंतर क्यों? भाजपा में वो चिन्मयानंद किए तो बाल बांका हुआ क्या? किसान पर थार चला दिया तो बाल बांका हुआ क्या? और महिला रेसलर के साथ छेड़छाड़ किया तो बाल बांका हुआ क्या? पूरा घर बर्बाद कर दिया कुलदीप सेंगर ने तो बाल बांका हुआ क्या? तो ये तो भारत के लोगों को समझना होगा। महाराष्ट्र में एक बड़ी रैली लेकर जाई गई, दूर से दूर तक ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कारें कारें दिख रही थी और इसका प्रतिनिधित्व पूर्व सांसद एआईएम के इम्तियाज जलील कर रहे थे। तमाम सवाल ये उठ रहे हैं कि इस रैली की आड़ में क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये सबको पता है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी उसको लेकर, गिरफ्तारी को लेकर ये यात्रा निकाली गई थी। लेकिन सवाल ये भी है, लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो मुसलमान डरा हुआ है और डरा हुआ मुसलमान अगर सड़क पर इस तरह आ जाता है तो सोचो अगर डर ना हो तो फिर मुसलमान क्या करेगा। ये मैसेज भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। हाफिज गुलाम सरवर जी हमारे साथ हैं, आप डरे हुए भी हैं और इतनी भारी मात्रा में यात्रा निकाल रहे हैं। सबसे पहले शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक सन्नाटा था, एक उदासी थी, एक मायूसी थी मुल्क के मुसलमानों के बीच, खास करके नौजवानों के बीच। ये लग रहा था सीए एनआरसी के बाद कि मुसलमानों की कमर तोड़ दी गई है और कानून की आड़ में मुस्लिम नौजवानों को अपंग बना दिया गया कि वो सड़क पर किसी मुद्दे को लेकर नहीं उतरेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आपने मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया। क्यों किया साहब? इसलिए कि वो किसी विशेष समुदाय के भावनाओं को उन्होंने आहत किया। यही तो है। AK-47 तो नहीं था उनके पास, AK-56 भी नहीं था, गाली भी उन्होंने नहीं बकी किसी को, लेकिन उनके तकरीर से, उनके उस शेर से एक ख़ास समुदाय के भावनाएं जो है वो आहत हुई थी। इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो गई। और जानते हैं गिरफ्तारी जिस कानून में की गई है वो ऐसा है कि अब तक उनके रिहाई का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, यानी उनकी जमानत नहीं हुई। ठीक है, मौलाना कलीम सिद्दीकी को आपने गिरफ्तार कर लिया, मौलाना उमर गौतम को आपने गिरफ्तार कर लिया, सबको जेल भेज दिया, सजा भी तय कर दिया आपने। तो फिर मौलाना में और पंडित में अंतर क्यों? भाई अपराध तो अपराध है, कानून तो सबके लिए बराबर है, क्या मुल्ला क्या पंडित। कानून में ये तो है ही नहीं कि हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग। तो जो रामगिरी ने बात कही है वो क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं, सवाल एक। दूसरा, इससे भी बड़ा सवाल कि रामगिरी के इस बयान के बाद विरोध ज्यों शुरू होता है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि मेरे रहते हुए कोई बाल बांका, ये संवैधानिक पद पर रहकर कोई मुख्यमंत्री बोलेगा? इसका मतलब कोई बलात्कार भी करेगा तो भी आप कहोगे कि बाल बांका नहीं होगा। वो भी देखा भी गया है। अरे भाई,
भाजपा में वो चिन्मयानंद किए तो बाल बांका हुआ क्या? किसान पर थार चला दिया तो बाल बांका हुआ क्या? और महिला रेसलर के साथ छेड़छाड़ किया तो बाल बांका हुआ क्या? पूरा घर बर्बाद कर दिया कुलदीप सेंगर ने तो बाल बांका हुआ क्या? तो ये तो भारत के लोगों को समझना होगा कि संवैधानिक पद पर रहकर जो लोग संविधान द्वारा दिए शक्तियों के दुरुपयोग किए कर रहे हैं और अपराधी के पक्ष में समय से पहले, अरे भाई ये काम पुलिस का था, प्रशासन का था, कोर्ट का था, अदालत का था, वो ये फैसले करती कि आया रामगिरी के इस बयान से कोई क्रिमिनल मामला बनता है या नहीं बनता है, कोर्ट तय करती, लेकिन मुख्यमंत्री पहले तय कर देते हैं। एक तो ये मसला था। दूसरा मसला ये था कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था किसी वक्त में कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा लो तो हम दिखा देंगे 1 करोड़ और 20 करोड़, जो भी बयान था। कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, सबको पता है, सारे दुनिया को पता है, कोर्ट में मामला गया, गिरफ्तार हुए, सब कुछ हुए। सेम वही बयान नीतीश राणे ने दे दिया, 24 घंटे पुलिस हटा दे तो हम तुमको भी निमट देंगे, मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये सारे बयान, नीतीश राणे पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो ये कार्रवाई के मामले में आप अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो भैया संविधान फिर कहां रहा? तो जो आरोप लगाए जा रहे थे कि ये सरकार अगर पूर्ण बहुमत की आएगी तो संविधान मिटा देगी, वो आरोप लगाए नहीं जा रहे, वो तो सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे थे, जो लोग संविधान की प्रति लेकर घूम रहे थे, उनकी चुप्पी पर मेरा यह सवाल है कि राहुल गांधी जी, नीतीश राणे के ये बयान को आप क्रिमिनल एक्टिविटी मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप बाबा रामगिरी के इस बयान को आपराधिक मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप एकनाथ शिंदे के ये बयान के कोई मेरे रहते हुए बाल बांका नहीं कर सकता है, इसको आपराधिक मानते हैं या नहीं मानते हैं? और कांग्रेस वहां विपक्ष में है तो कांग्रेस क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाई? ये एक सवाल मेरा हुआ। जरूरत पड़ी, वो क्यों नहीं गई? अगर कांग्रेस उठा लेती, अगर कांग्रेस हंगामा कर देती, अगर कांग्रेस इस बात को सड़क पर लेकर आ जाती तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिक्स, संविधान बचाओ और संविधान मिटाओ, गैंग में टकराव होता। जो लोग संविधान के समर्थक थे वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते, मैटर सॉल्व हो जाता, कितनी बड़ी बात होती। तो जो आपने चुनाव में कहा था वो सिद्ध हो जाता कि देखो जी, संविधान बचाने के लिए कल भी हम थे, आज भी हम हैं और कल भी हम रहेंगे, ये संदेश जाता। लेकिन संदेश गया कि आप झूठे हो, आप मक्कार हो, धोखेबाज हो, आपने संविधान की शपथ लेकर धोखा दिया, संविधान हाथ में लेकर मुसलमानों को झूठ बोलकर तकरीर कर कर उसका वोट आपने हासिल किया और मुसलमानों को आपने सड़क पर मरने को मजबूर कर दिया, मुसलमानों की 20 करोड़ की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने को आपने मजबूर कर दिया, आपने हादी शहजाद को दर बदर करने पर मजबूर कर दिया और आपके तमाम नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है। इसलिए गुलाम सरवर नहीं, पूरे भारत का मुसलमान पूछता है राहुल गांधी जी और कांग्रेस के उन तमाम चमचे लीडरों से और मुसलमान लीडरों से और विशेषकर इमरान प्रतापगढ़ी से कि ये तमाशा चलने वाला नहीं है। ज्यादा बहुत हो गई शायरी आपकी, अब शायरी से काम नहीं चलेगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि संविधान मिट रहा था और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, निशाना बनाया जा रहा था और आप खामोश थे, तो फिर मैं कैसे मानूं कि आप संविधान बचाएंगे? यह सवाल होता है। अब कांग्रेस नहीं उतरी तो एक नई पार्टी आई, पहले हिंदू हृदय सम्राट थी, अब सेकुलर बनी, उद्धव ठाकरे जी की, वो भी चुप रहे इस मुद्दे पर। एक घड़ी टिक 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 10:10 पर घड़ी बंद है वो, तो 10:10 पे जो घड़ी बंद है, अजित पवार जी और शरद पवार जी ये भी चुप रहे। तो अब ऐसे में कौन आता मैदान में? अब आप आइए, आप कहते हैं अब इम्तियाज जलील मौलाना तो नहीं है, आलिम मुफ्ती भी नहीं है, वो तो पॉलिटिशियन है ना, पत्रकार। अब कुछ हमारे पे वो मौलाना जिनको लगा कि मेरी सत्ता हिल गई, जो काम हमको करना था क्रेडिट लेते थे सड़क पर उतारने का, ये जमीयत चाहती थी कि सड़क पर मेरे आह्वान पर लोग जुटे, दूसरी जमातें चाहती थी कि मेरे मैंने बुलावे पर लोग जुटे, लेकिन यहां तो इम्तियाज जलील के बुलावे पर लाखों लाख लोग जुट गए। अब भैया क्या होगा? तो इन्होंने कहना शुरू किया ये जो ना पोलराइज कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इम्तियाज जलील पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो तुम बताओ वो क्या करेंगे? तकरीर करेंगे? वो 50,000 रुपया लेके जलसे में जाएंगे क्या? इम्तियाज जलील जब पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स ही करेंगे, ये तो नेचुरल बात है।
लेकिन आपकी जो ड्यूटी थी वो आपने क्यों नहीं की? आपने इम्तियाज जलील को मजबूर क्यों किया सड़क पर उतरने को? थैंक्स, बार बार मुबारकबाद के इम्तियाज जलील ने उस सन्नाटे को चीरते हुए महाराष्ट्र के तमाम मुस्लिम नौजवानों को साथ में लेकर यह संदेश सरकार को दिया कि ये मत समझो कि हम डर गए, हमने सब्र किया है, लेकिन अगर संविधान पर आंच आएगा, मसला नबी के शान में अब गुस्ताखी का नहीं रहा, मसला किसी के धमकी देने और लेने का नहीं रहा, मसला यह है कि संवैधानिक व्यवस्था भारत में इक्वल है या नहीं, क्या इसमें भी भेदभाव है, इसमें भी पंडित जी के लिए अलग और मौलाना के लिए अलग होगा क्या, इसमें भी क्या कहते हैं नॉन मुस्लिम के लिए अलग और मुस्लिम के लिए अलग होगा क्या? तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए नीतीश राणे को इमीडिएट गिरफ्तार किया जाए और बाबा रामगिरी, बाबा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, रामगिरी को इमीडिएट गिरफ्तार किया जाए। इस मांग को लेकर एक ऐतिहासिक भीड़, शांतिपूर्ण भीड़, बिल्कुल पुरअमन एहतजाज जिसे कहते हैं, संविधान की कॉपी लेकर ये उन्होंने बयान दिया कि मैं ये संविधान की प्रति मुख्यमंत्री को समर्पित करूंगा और उन्हें कहूंगा कि इसको पढ़ लीजिए, अब पढ़ के देख लीजिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो कहा गया है, क्यों कहा गया? हम भारत के लोग, हम सब एक है। संविधान ने कहा ही नहीं कि भारत के हिंदू, भारत के मुसलमान, भारत के सिख, भारत के ईसाई, भारत के बौद्धिस्ट, भारत के जैनी, ये तो नहीं कहा संविधान ने। संविधान ने कहा हम भारत के लोग, और हम उसमें जितनी मैंने बातें लिखी है, जो आप प्रेम्बल में पढ़ते हो, जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का, वो तो आत्मा है, संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। जहां इसमें इक्वलिटी की बात की गई, जहां इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई, जहां भेदभाव भाव रहित व्यवस्था की बात कही गई, वहां आप खुलेआम भेदभाव कर रहे हैं। तो लोग चुप अगर हैं, तो जो चुप हैं वो डरे हैं, जो चुप हैं वो डरे हैं, सहमे हैं, उनका मौन समर्थन है, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी हो, इनका मौन समर्थन है संविधान मिटाने वालों का। संविधान मिटाने वालों को सपोर्ट है इनडायरेक्टली चुप रहना, और जो बोल रहा है वो संविधान समर्थक है, वो संविधान को बचाना चाहता है, वो संवैधानिक व्यवस्था बनाना चाहता है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रांग करना चाहता है, इसलिए वो बोल रहा और सड़क पर आया है। इसलिए इम्तियाज जलील ने जो इतिहास रचा है उसके लिए पूरे देश से बधाइयां मिल रही है, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, वो नॉन मुस्लिम भाई हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में संवैधानिक व्यवस्था हो, वो भी समर्थन कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया आपने। सो वेरी गुड, और नेक ख्वाहिशात हमारी है, अल्लाह आपको और तरक्की दे। ये जो कहा जा रहा है कि डरी हुई कौम की ये हालात हैं, तो क्या डरी हुई कौम है या जज्बात है? नहीं, डराया तो जा रहा है, लेकिन लीडर तो चाहिए ना। लीडर ही तो, देखिए ये मुनहसर करता है, पहले लीडर डरता है तब आवाम डरती। तो लीडरान हमारे जो थे, जो हाँकते थे हमको, जो हमारे ट्रेडिशनल लीडर थे, बाप दादा परदादा वाले, बार बार मैं उनका नाम लेता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं, ये वाकई डर चुके थे। ये तो मोहन भागवत के यहाँ सजदा करने जा चुके हैं, ये तो क्या कहते हैं तमाम संघ के नेताओं से मीटिंग कर चुके हैं, ये योगी जी की भी तारीफ टीवी पर करते हैं जमकर। अगर गुलाम सरवर किसी मुद्दे पर कह दे तो भाजपा का एजेंट, और अगर आप कह दो, देखिए कद समझिए, मैं कहां तू कहां। भाई आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हो, आप भाजपा को वोट देने की अपील कर, 2014 में महमूद मदनी साहब ने ऑन रिकॉर्ड भाजपा को वोट देने की अपील की थी, जब जरूरत नहीं थी, हम लोगों ने विरोध किया था। तब जब मोदी जी ने कुछ काम किया तो उस 2-4 काम में एक काम अच्छा किया तो हमने सब सपोर्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने तो 2014 के चुनाव में सपोर्ट कर दिया था, इन्होंने गुजरात मॉडल की तारीफ कर रखी थी। तो ये डरे सहमे ट्रेडिशनल लीडर जो थे हमारे, जिनको देखकर आवाम भी खामोश थी, डरी नहीं थी, खामोश थी। उसके बाद जो अब इम्तियाज जलील साहब आए, तो अब ये जान लीजिए एक ही सत्ता खिसक गई है, कहते डरते सिर्फ अल्लाह से। हाँ, तो अब ये लोग MIM के उस शेर लीडर के पीछे लग गए, और जमीयत के लोग भी वहाँ उनके पीछे खड़े थे, जमात के लोग भी उनके पीछे खड़े थे, कांग्रेसी लोग भी उनके पीछे खड़े थे, सारे दल के लोग, सब नौजवान समझ गया ये सब निकम्मा है, नाकारा है, इससे कुछ ना होने वाला है, तुझसे ना हो पाएगा राहुल गांधी जी, संविधान आपसे ना बच पाएगा, संविधान बचाने के लिए तो अब इम्तियाज जलील जैसा ही शेर चाहिए, और इमरान प्रतापगढ़ी जी आपसे तो शेर के अलावा कुछ ना हो पाएगा। सो शेर लिखिए, शायरी कीजिए, सियासत छोड़ दीजिए, इसी में आपकी भी भलाई है। और आप इम्तियाज जलील साहब से जाकर रोजाना 1-आधे घंटे का कोर्स ले लिया कीजिए, तरबियत ले लिया कीजिए कि लीडरशिप
जो हो वो कैसा होना चाहिए, खास करके माइनॉरिटी का लीडर कैसा होना चाहिए, ये इम्तियाज जलील ने साबित किया इस रैली से।